अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हूं राबिया अनम। सबसे पहले उन अहम खबरों पर नजर जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इमरान खान की तीसरी शादी, तहरीक इंसाफ और फर्जंदे बुशरा बीबी इकरार नहीं कर रहे, लेकिन उमर चीमा अपनी खबर पर कायम है। मुल्की सियासत का महवर बिलाशुबा नवाज शरीफ की जात ही है, लेकिन बात करेंगे कि नवाज शरीफ की सियासत अब अक़दार की है या बदस्तूर इक़्तिदार की। और मॉडल टाउन एपीसी ने 30 दिसंबर 2017 को 7 जनवरी 2018 तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के इस्तीफे न आने थे न आए। प्रोग्राम में सबसे पहले बात, रोजनामा दी न्यूज के सीनियर सहाफी उमर चीमा ने इमरान खान की अपनी रूहानी रहनुमा मोहतरमा बुशरा बीबी से तीसरी शादी की खबर दी तो मुल्क भर में एक तूफान बपा हो गया। लेकिन तवज्जो तलब बात यह है कि जिस खबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स गुज़िश्ता रोज तक ये कह रहे थे कि इमरान खान का निजी मामला है, और मैं जाती तौर पर ये सोच रही थी कि इस मामले पर बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए। यही कहा जा रहा है इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से कि इस पर बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इमरान खान का पर्सनल मामला है। आज उसी तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट की जानिब से, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट की जानिब से पीटीआई ऑफिशियल स्टेटमेंट के नाम से स्टेटमेंट जारी किया गया है, एक बाकायदा बयान जारी किया गया। और इस बयान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के तर्जुमान ने जो कहा है वो आपके सामने रखते हैं। स्टेटमेंट में कहा गया है कि जनाब इमरान खान ने बुशरा मानिका साहिबा को शादी की पेशकश की है, लेकिन मानिका साहिबा ने अपने बच्चों समेत अपने खानदान से मुशावरत के बाद किसी हतमी फैसले के लिए कुछ वक्त तलब किया है। इस इंतहाई निजी और जाती मामले की तफसीलात मीडिया के जरिए पहुंचने से मोहतरमा मानिका और खान साहब के बच्चे खुसूसी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ तने हैं। मोहतरमा मानिका की जानिब से अगर शादी की कबूल हुई तो खान साहब मुनासिब तरीके से इसका बाज़ाब्ता ऐलान खुद करेंगे। ये कहा गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट में। तो जो एक कंफ्यूजन थी सबके ही सामने कि इस पर बात की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए, वो आज खुद तहरीक इंसाफ ने दूर कर दी, जब एक ऑफिशियली पार्टी की जानिब से जो स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, जो कल तक ये कह रहे थे इस पर बात नहीं होनी चाहिए, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट जारी की आज सुबह। दूसरी तरफ जाग ग्रुप के सीनियर सहाफी उमर चीमा, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज इसी प्रोग्राम लेकिन में ये दावा किया था कि वो 200% यकीन से कह सकते हैं कि इमरान खान की शादी हो चुकी है। मैं आज भी, बल्कि कल से ज़्यादा आज मैं और ज़्यादा वसूख से बात कर सकता हूँ, और मुझे मज़ीद ज़राए से इस चीज़ की तस्दीक हुई है। और ख़ान साहब और उनके जो करीबी लोग हैं वो गो के मीडिया पे आके जो भी उनका एक मौक़िफ़ हो, लेकिन वो इंटरनली इस चीज़ से वो इनकारी नहीं है, वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका ने इस बात की तस्दीक की है कि बुशरा बीबी ने उनसे खुला नहीं ली, जो कि कल खबरें आ रही थी, बल्कि उन्होंने बुशरा बीबी को 3 माह कबल तलाक दी है। खावर फरीद मानिका का कहना है कि 3 साल कबल इमरान खान ने उनके और उस वक्त उनकी अहलिया बुशरा मानिका के हाथ पर बैत की। खावर फरीद मानिका ने यह भी बताया कि उनके और उनकी साबिका अहलिया के 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटियां, और उनकी साबिक अहलिया 30 साल से खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर इमरान खान की बैत के बाद ही उनकी घरेलू नाचाकियों में इजाफा हो गया और घरेलू परेशानियों की वजह से ही साबिका अहलिया को तलाक दी है। और तलाक की इद्दत पूरी होते ही इमरान खान ने बुशरा बीबी को शादी की पेशकश कर दी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका के मुताबिक बुशरा बीबी लाहौर में अब अपनी वालिदा के घर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन खावर फरीद मानिका के मुताबिक वो ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, वो ये बात खुद रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि उन्होंने बुशरा मानिका को तलाक दे दी है। और अगर अब बात करें बुशरा बीबी और खावर फरीद मानिका के साहिबजादे मोहम्मद मूसा मानिका की, तो उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज हमारे ही इसी प्रोग्राम में वाज़े अल्फाज में इस शादी की तरदीद की थी। आप खावर फरीद मानिका और बुशरा बीबी के साहिबजादे हैं। आपकी वालिदा के हवाले से खबर आ रही है, उमर चीमा साहब ने खबर छापी है कि उनका निकाह हो गया है इमरान खान से, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं जी, दिस इज नॉट अ वैलिड न्यूज़। मेरी अपनी वालिदा से भी बात हुई है और उन्होंने भी ये
बात को डिनाई किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि देयर इज नो सच मैरिज, कि कोई थर्ड मैरिज नहीं हुई। अब जैसे ही ये खबर आई कल, उसके बाद तमाम जितने मीडिया के लोग थे, तमाम चैनल्स के जितने सहाफ़ी थे, वो यकीनन ये चाहते थे कि इमरान खान से डायरेक्टली वो ये सवाल पूछ सकें, और ऐसा मौका मिला भी जब इमरान खान जलसागाह पहुंचे एक जलसे के लिए। इमरान खान से जब सहाफ़ियों ने पूछा कि इस शादी की खबर की तरदीद कर दें या फिर कह दें कि ऐसा हुआ है, तो इमरान खान ने क्या कहा या कुछ भी नहीं कहा। खान साहब शादी वाली खबर की तस्दीक या तरदीद? खान साहब शादी वाली खबर की तस्दीक या तरदीद? चलो जी, क्या से निकले? अब ऑफिशियली जब इस पर बात शुरू हुई गई है, पीटीआई की जानिब से भी हो गई है, जो साबिक शौहर है वो भी इस पर बात करना चाह रहे हैं। मूसा मानिका भी कल आए प्रोग्राम में, उन्होंने खुद बात करने की गुजारिश की और उनकी बात की भी गई, उनकी बात सुनी भी गई। अब चूंकि बात ऑफिशियल हो गई है, तो अब तरह तरह की बातें इस मामले में सामने आ रही है। ये बात भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इमरान खान पिछले कुछ अरसे से पाक पतन आते जाते रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बुशरा मानिका का ताल्लुक पाक पतन से ही है। कुछ अरसे कबल इमरान खान की मज़ारों पर हाजिरी देते हुए तस्वीर भी मीडिया की जीनत बन चुकी हैं, और जो लोग एक क्रिकेटर इमरान खान को और उसके बाद इमरान खान की सोच और ज़हनियत को जानते हैं, उनके लिए बड़ा एक सरप्राइज था कि इमरान खान पीरी मुरीदी पर यकीन रखते हैं या फिर वो मज़ारों पर इस तरह से हाजिरी देंगे। तो ये भी बहुत टॉक ऑफ टाउन बन गई जो तस्वीर आई थी, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं। इससे पहले अगर खान साहब की दूसरी शादी जो कि रेहाम खान से हुई थी उसका जिक्र करें, तो उस वक्त भी पहले शादी का ऐलान नहीं किया गया था। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी साहब ने सबसे पहले खबर पहले ब्रेक की थी अपने चैनल पर, लेकिन इमरान खान इस खबर की तरदीद करते रहे। 31 दिसंबर 2014 को ट्वीट में भी इमरान खान ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था ग्रेटली एग्जैजरेटेड है ये अफवाहें, ये खबर जो उनकी शादी से मुतालिक है। लेकिन फिर सिर्फ उसके 8 रोज बाद ही रेहाम खान से शादी का बाकायदा ऐलान भी कर दिया, फिर रस्में भी हुई, तस्वीर भी सामने आ गई, और खास तवज्जो का मरकज है फवाद चौधरी साहब इस पूरे मामले में। अब पीटीआई के तर्जुमान है, लेकिन रेहाम खान से शादी के वक्त फवाद चौधरी इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ थे। जाहिर है वो उस वक्त पीटीआई में नहीं थे, और उस वक्त उन्होंने इमरान खान की शादी की दूसरी जो खबर थी उसको एक ड्रामा करार दिया था। क्या कहते थे उस वक्त फवाद चौधरी साहब, आपको दिखाते। देखें कि ये स्टोरी है, शादी तलाक, एक पूरा ड्रामा है ना। ये तो ड्रामा है, जितना इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। देखिए खान साहब बड़े कल अपसेट नजर आते हैं। पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, उसका हीरो है इमरान खान, उसकी जिंदगी एक हीरोइन जो है वो वहां बैठी हुई है, तो एक ड्रामा चल रहा है, चलेगा कुछ देर। लेकिन अगर आप ये कहेंगे इसकी कोई बहुत लंबी मुद्दत है, ये सीता वाइट से बड़ा ड्रामा तो नहीं है। जमाइमा खान सीता वाइट भी ड्रामा था। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन मुफ्ती सईद ने इमरान खान और रेहाम खान का निकाह पढ़वाया था, और उमर चीमा के मुताबिक इमरान खान की बुशरा मानिका से तीसरी शादी का निकाह भी मुफ्ती सईद ने ही पढ़वाया है। लेकिन मुफ्ती सईद ने अब भी पुरस्रार खामोशी इस मामले में इख्तियार की हुई है। इमरान खान साहब के निकाह के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे, तस्दीक करेंगे या तर्दीद? मुफ्ती साहब, आपकी खामोशी बता रही है कि आपके इल्म में है कुछ चीजें, लेकिन आप बता नहीं रहे। मुफ्ती साहब, गुज़श्ता निकाह पर भी हम आपके पास आए थे, आपने उस वक्त भी ना तस्दीक की थी ना तर्दीद की थी। मुफ्ती साहब, निकाह का मतलब ये होता है कि आप लोगों को बताएं। अरे वाकई ऐसा लग रहा है मीडिया के सहाफ़ी जो पहले इमरान खान की दूसरी शादी को कवर कर रहे थे या उससे जुड़ी चीज़ों को रब कर रहे हैं, उनके लिए भी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यही मुफ्ती सईद साहब थे, उस वक्त भी कुछ नहीं बोल रहे थे, बाद में बोल पड़े, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। तहरीक इंसाफ का मौकफ एक तरफ, बुशरा बीबी के साहिबजादे मूसा मानिका का मौकफ एक तरफ, मुफ्ती सईद की खामोशी भी एक तरफ, लेकिन जंग ग्रुप के सीनियर सहाफी उमर चीमा अपनी खबर पर कायम है। दिलचस्प बात यह है कि रेहाम खान से तलाक के बाद 2016 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इमरान खान से उनकी अंगूठी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। ये वो नहीं है जो आप समझते हैं। इतनी जल्दी हैट्रिक नहीं हो सकती। और अब इस खबर के बाद और भी बहुत सारी चीजें नोटिस में आ रही हैं, और भी बहुत सारी चीजों पर बातें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज चकवाल में जलसे से खिताब करते वक्त उनके सीधे हाथ में एक और अंगूठी देखी जा सकती है। अब ये अंगूठी कौन सी है,
इस बात का ऐलान शायद आइंदा कुछ दिनों में इमरान खान खुद ही कर देंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफी आरिफ निजामी साहब भी, और उससे पहले हम आपको बताएं कि हमारे साथ जाहिद गिश्तो के जियो न्यूज के खुसूसी नुमाइंदे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, जिनकी खुसूसी तौर पर बात हुई है बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका से। तो हम बात कर लेते हैं इनसे, लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि बुशरा बीबी के साहिबजादे मोहम्मद मूसा मानिका जो गुज़िश्ता रोज हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो बात करना चाहते हैं इस मामले पर, अपनी फैमिली का एक जो मौक़िफ़ है वो सामने रखना चाहते हैं। तो हमने उनसे बात की, एक बार उनसे बात हुई, प्रोग्राम के बीच में ही दोबारा वो बात करना चाहते थे, उन्हें दोबारा पूरा मौका दिया गया कि उस पर बात करें, और मैंने खास तौर पर क्योंकि उनकी वालिदा का ये मामला था उनसे इजाजत लेकर ये सारी बात की। आज फिर वो इस प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ देने के लिए आना चाहते थे। ज़ाती तौर पर मूसा मानिका ने दरख्वास्त की हमारी टीम से कि वो आज प्रोग्राम में आकर दोबारा बात करना चाहते हैं, लेकिन बदस्तूर राब्ते में रहे वो हमारी टीम से। उन्होंने आज प्रोग्राम में फिर बात करने की गुजारिश की कई बार, लेकिन अब से 1 घंटे कबल उन्होंने प्रोग्राम में आने से साफ इनकार कर दिया। तो हमने भी इजाज़त दी उन्हें कि बिल्कुल ठीक है, अगर वो नहीं आना चाहते, बात नहीं करना चाहते तो बात कर लेते हैं। जाहिद गिश्कोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी बात हुई है फरीद मानिका साहब से, मजीद क्या अपडेट्स हैं इस पूरे मामले पर? जी राबिया, बुनियादी तौर पर मैं 12 जुलाई 2016 से फरीद मानिका के साथ राब्ते में था, और ये उस वक्त पहली दफ़ा ऐसी ख़बर आई थी कि शायद ख़ान साहब वहाँ पर कोई शादी करना चाहते हैं या उनका कोई रिलेशनशिप है जो रूहानियत के मुतालिक है। मैं आपको रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूँ कि जैसे ही कल ये ख़बर आई, दोबारा मैं खावर साहब के साथ राब्ते में रहता था एज ए जर्नलिस्ट, तो कल मैंने उससे दरख्वास्त की कि मुझे हक़ाइक़ बताए, ये मीडिया में बड़ी खबरें आ गई हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि सच क्या है, असल बात क्या है। उसने आज मुझे 3:52 पे खुद कॉल की और मुझे बताया, मेरी 10 मिनट उनसे बात हुई कि बुनियादी तौर पर एक चीज़ तो तय है कि उन्होंने कहा कि मैंने तलाक दी है, कभी उसकी साबका वाइफ ने कभी उसको खुला के लिए नहीं कहा। ठीक है। तो ये पहले कल मैं आपका शो भी देख रहा था, खबरें आ रही थी, उसके बेटे ने कहा था कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो दूसरा, मैंने उससे काफ़ी चीज़ें पूछी, मैं एज ए जर्नलिस्ट उनसे पूछना चाह रहा था कि ये तलाक आपने क्यों दी, कब हुई, आया कि अब शादी हो गई है, ये वो सवालात थे जो मैंने उससे पूछे। उसने मुझे बताया कि तकरीबन 3 महीने पहले उन्होंने तलाक दी। जब मैंने उससे पूछा कि आपने क्यों तलाक दी, वजह क्या थी, ज़ाहिर है मैं एज ए जर्नलिस्ट पर्सनल लाइफ को समझ सकता हूँ, लेकिन ख़बरें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी, मैं चाहता था कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हों। तो उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 2.5 से 3 साल पहले 30 साल की उनकी ये ज़िंदगी है, 5 उनके बच्चे हैं, 2 उनकी बेटियां जिनकी शादियां हो चुकी हैं राबिया। तो 3 साल से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो इस तलाक का सबब बनी। अच्छा। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या वो वजह थी, खान साहब ने कब बैयत की थी, आपके हाथ पे या उनके हाथ पे, ये कैसे सिलसिला चला। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे हाथ पे बैयत की थी, ज़ाहिर है मेरी वाइफ भी साथ थी। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने उससे पूछा कि अब मुझे स्पेसिफिकली बताएं तलाक क्यों हुई। उसने ये कहा कि हम, क्योंकि हमारा ख़ानदान जो है, मैं और मेरी जो साबका वाइफ थी, रूहानियत में इतने आगे चले गए हैं कि दोनों गुज़श्ता 2.5-3 साल से रूहानियत में कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस होती हैं वो हम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से मैंने फ़ैसला किया कि अब तलाक हो जानी चाहिए। तो मैंने उससे ये पूछा कि आया कि खान साहब एक वजह हो सकती है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट काफ़ी सवालात उठते हैं। उसने ये कैटेगोरिकली मुझे बताया कि नहीं, खान साहब वजह नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल वो वजह नहीं है। जाहिद हमारे और साथ उन्होंने- रहिए, सीनियर सहाफी आरिफ निजामी साहब हमारे पास साथ। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आरिफ निजामी साहब, ये ऐसा लग रहा है सब कुछ रिपीट हो रहा है। आपने खबर ब्रेक की थी रेहाम खान साहिबा से, जब शादी की खबर आई हुई थी सामने, सबसे पहले आपने ब्रेक की थी। उस वक्त आपके ऊपर बड़ी तनकीद की पीटीआई के लीडर्स ने, पीटीआई के सपोर्टर्स ने। अब इस दफा उमर चीमा साहब ने खबर दी है तो उन पर भी उसी तरह तनकीद हो रही है, सब पर तनकीद हो रही है कि इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आप भी तस्दीक कर रहे हैं कि तीसरी शादी हुई है खान साहब की? ये तनकीद वाली बात जो है, ये तो उस वक्त तो रेहाम खान खुद एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि ये कुछ सीनियर लोग मुझसे जलते हैं तो मैं इनको अपनी बाएं हाथ की से मक्खियों को उड़ा देती हूँ, इस किस्म की बातें। और कुछ हमारे साफी भाई, सीनियर साफी भाई भी इस कोरस में शामिल थे कि जी ये शादी नहीं हुई। पीटीआई तो थे, खान साहब खुद भी तरदीद कर रहे थे, लेकिन वो बाद ठीक साबित हुई है। ये एक किस्म की तरीका वारदात है। पीर के रोज खान सारी पार्टी जो है वो खान साहब को ढूंढती फिर रही थी। वो अपना मोबाइल फोन बंद रखा हुआ था उन्होंने। शाह महमूद कुरैशी साहब खास तौर पर मुश्ताक थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे की वलीमे में वो शिरकत करें। अच्छा। लेकिन इमरान खान साहब मफूद थे उस दिन, और ये भी गलत है कि वो लाहौर नहीं थे, वो उस दिन लाहौर में ही थे। और ये मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इस बारे में ये कहा जा रहा है कि वो कुछ नहीं हुआ। अब तो उन्होंने इतना तो मान ही लिया ना कि माजी के बरक्स के उन्होंने प्रपोज किया है इनको, बुजरा और पिंकी को। तो वैसे कोई बड़ी अजीब सी बात है ये कि एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राउड गैदरर पॉलिटिशियन जो है वो रूहानियत में इतना आगे चला जाए कि पहले तो वो 3 साल इनका तवाफ करते रहे। जो आपने अंगूठी दिखाई है ये बुशरा बीबी की दी हुई है उनको, जो उन्होंने कहा नहीं ये वो नहीं है, पहनी भी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला सामने आया है, इसमें इमरान खान की शादी हो जाना इतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी ये बात जिसका भी आपने जिक्र किया। ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब जो कि चाहते हैं कि वजीर आजम बने 2018 में, वो रूहानियत में इतने आगे चले गए हैं कि जिन खातून की तलाक हुई है उनके शौहर ये तस्लीम कर रहे हैं कि रूहानी वजह से ये एक तलाक हुई है। और वो चूंकि रूहानियत में इतनी आगे चली गई हैं और फिर उन पर इतना ईमान और यकीन रखना कि अब उनसे शादी भी हो गई है, ये बहुत बड़ी खबर है शादी से ज्यादा। जी ये मैं यही अर्ज करना चाहता था कि ये मामला खाली शादी का नहीं है। इमरान खान साहब जो है, अब वो जो पहले रोल उनके मियाँ का था खाबर साहब का, अब वो इमरान साहब का रोल होगा, यानी कि रूहानियत जो है। दूसरा ये है कि ये कहाँ तक कोई मुनासिब है कि खान साहब जो है जहाँ रूहानियत के लिए जा रहे हैं वहाँ इश्क लड़ा रहे हैं। मुझे तो कोई खासी इनकी जो सेंस ऑफ जजमेंट एज अ पॉलिटिशियन, देखें कल को ये इंशाल्लाह इलेक्ट होकर पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे तो इनकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी, ये कुछ बड़े इसमें कुछ बुनियादी सवालात उठते हैं। दूसरे ये जो मुफ्ती सईद साहब हैं, ये पहले भी जो शादी के मामले में आपको पता है खामोशी अख्तियार की थी। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि 2 दफा निकाह हुआ था। एक दफा असली पहले हो गया था खान साहब का जब मैंने खबर दी थी, और एक बाद में जब उन्होंने उसको दोबारा किया एक्सेप्ट किया था। तो आरिफ साहब, अब इस दफा भी आपको लगता है कि ये क्यों आपको लगता है जो आज ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि पीटीआई ने जारी किया, ये भी बड़ी एक हैरान कुन बात है कि एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से जारी कर रही है बयान। ये आपको क्यों लगता है अगर वो कह देते आज के स्टेटमेंट में कि हो गई है शादी तो इसमें क्या बुराई थी? असूली तौर पे तो इस बारे में स्टेटमेंट जो है वो इमरान खान साहब के किसी जाती तर्जुमान या इमरान साहब को खुद देनी चाहिए थी। पार्टी का क्या तल्लुक है इस चीज के, वो कहाँ शादी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनका ये पर्सनल मामला होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर्सनल और ऑफिशियल इतना गड़बड़ कर जाता है कि कोई डायरेक्शन नहीं दिया। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इमरान खान साहब की तलाक की खबर भी मैंने दी थी पहले, उसमें भी बड़ा हंगामा हुआ था और मुझे कहा गया था कि आपने एक बड़ी गुस्ताखी की है और एक गलत खबर दी है। और बाद में एक ट्वीट पर उन्होंने वो एक बल्कि SMS पर, ट्वीट भी नहीं, उन्होंने वो तलाक दे दी थी। तो ये कोई इमरान खान साहब हमेशा से एक लेडी किलर भी हैं और यूथ के भी बहुत बड़ी सपोर्ट है इनकी, और ख्वातीन में भी बहुत बड़ी सपोर्ट है।
जिनको यकीनन इमरान साहब के इस रोल पे एज ए फैमिली मैन जरूर फसाद पैदा होंगे और होने चाहिए। आरिफ निजामी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम रिकलिंग के लिए वक्त निकाला। आम इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी हरीफों के दरमियान गर्मा गर्मी और बयानबाजियों का सिलसिला भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुल्की सियासत मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गिर्द ही घूमती नजर आती है, हक में या मुखालिफत में। लेकिन नवाज शरीफ अब बात करते हैं नजरियाती सियासत की और मुल्क में इंसाफ की बहाली की तहरीक की। और नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज सरगोदा के करीब कोट मोमिन में जलसे से खिताब करते हुए फिर निज़ामे इंसाफ की ही बात की। अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, भरपूर वोट देंगे इलेक्शनों में, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से घर घर में चौकट चौकट पे इंसाफ लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। इंसाफ। 3 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाले नवाज शरीफ हर बार किसी न किसी तनाज़े के बाइस अपनी वजारत उज़्मा का वक्त मुकम्मल करने में नाकाम ही रहे हैं। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। इस बिना पर नवाज शरीफ ने तीसरी बार वजीर आजम का ओहदा संभाला, लेकिन फिर 28 जुलाई 2017 से नाअहली भुगत रहे हैं। इन तमाम तर हालात से गुजरने के बाद अब नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक हासिल कर लिया है और वो अब नजरियाती हो चुके हैं। ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए, ये वाकईतन लम्हा फिक्रिया है। और मैं एक नजरियाती आदमी हूँ। शायद आज से मैं कोई 20, 25, 30 साल पहले इतना नजरियाती नहीं था, लेकिन नजरियाती बन चुका हूँ। हालात और वक्त ने मुझे नजरियाती बनाया है। लेकिन नवाज शरीफ जो आजकल अदालती पेशियां भुगत रहे हैं, कहते हैं कि उन्होंने पहले आजाद अदलिया के लिए मुहिम चलाई, अब वो कानून की बालादस्ती के लिए मुहिम चलाएंगे। मुझे वजीर आजम को हकामे पे निकाल दिया जाता है और वो शख्स जो तस्लीम कर रहा है, इतराफ कर रहा है, उसको छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मियां साहब, आपने ये दो तराजू जो है इंसाफ के, ये नहीं चलेंगे। ये अपना इस तरह का जो इंसाफ है कि इनके लिए कुछ और मेरे लिए कुछ, ये नहीं चलेगा पाकिस्तान में। और हम इसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे मुल्क के अंदर। मेरी जदोजहद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की है, आइन की हुक्मरानी के लिए है। इसकी जो कीमत अदा करनी पड़ेगी मैं करूँगा, लेकिन मैं ये सिलसिला आगे हमने तहरीक पहले भी चलाई है और अदलिया की बहाली के लिए तहरीक चलाई थी। अब इंशाअल्लाह अदल की बहाली के लिए तहरीक चलाई। उस वक्त हमने मुनसफ की बहाली के लिए तहरीक चलाई थी। अब इंसाफ की बहाली के लिए तहरीक चलाएंगे। और ये तराजू सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है, ये इंसाफ का तराजू होना चाहिए, ये तहरीक इंसाफ का तराजू नहीं होना चाहिए। अदलिया की बहाली से अदल की बहाली तक, इस बयान पर नवाज शरीफ को अपोजिशन पार्टीज की जानिब से भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा गया कि वो ये मुहिम कानून की बालादस्ती के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानात आए। नवाज शरीफ को परेशानी सिर्फ अपनी नाअहली की है और वो तो शाहिद खाकान अब्बासी को अपना वजीर आजम भी तस्लीम नहीं करते, यहाँ तक कहा गया। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे, इस बात पे हमारा ये अटल फैसला है। हम नहीं करेंगे। हमने मियां साहब आपको अमानत पे सियासत दी थी, आप ये इलेक्शन जीते नहीं थे। मियां साहब वो दिन याद रखो जब मैंने पावर को पार्लियामेंट को शिफ्ट किया, आपने मुझे खुद फोन किया और कहा कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। बेहद खुशी इसलिए हो रही है कि आप जाके शहजादा सलीम बन जाएं और आप एक मुगल बादशाह बनाएं। इन्होंने ये धमकियां क्या दी हैं? यही नवाज शरीफ था, मुझे भी धमकी दी और एक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी है कि हम मानते नहीं है ये तसाब। बजाय आपको शर्म आए, आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि जी मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। क्या आपको कोई गलत फहमी तो नहीं होगी कि आप कोई मुगल आजम है, कोई आप बादशाह हैं कि कानून आपके ऊपर, पाकिस्तान का कानून कि जुर्रत किसकी है कि आपको कानून के सामने कोई ले आए? ये नवाज शरीफ, ये धमकियों का टाइम चला गया है। बहरहाल कोई कुछ भी कहे, मुल्की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है, लेकिन बहस तलब बात आज ये है कि नवाज शरीफ की सियासत
अक़दार की है या फिर इक़्तिदार की ही है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम में सीनियर तज़कियाकार जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जो समझते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत अक़दार की है, जबकि दूसरी तरफ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार जनाब रसूल बख्श रईस साहब, जिनका ये ख्याल है कि नवाज शरीफ की सियासत इक़्तिदार की सियासत ही है। तो इस बहस का आगाज करेंगे प्रोग्राम, लेकिन मैं सबसे पहले रसूल बख्श रईस साहब, क्यों समझते हैं आप कि नवाज शरीफ की सियासत इक़्तिदार की सियासत है? अब तो वो वजीर आज़म भी नहीं रहे और आइंदा इलेक्शन में भी वजीर आज़म के उम्मीदवार नहीं है अपनी पार्टी की तरफ से। देखें, वो तो नाअहल हो चुके हैं, इसलिए वो उम्मीदवार नहीं हो सकते। और ये इस वक्त जो कोशिश कर रहे हैं, जो तहरीक चला रहे हैं, उस तहरीक का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत के साथ और बड़ी अक्सरियत के साथ अगर दोबारा मुंतखब हो जाती है तो उससे मियाँ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा, उनके ख़ानदान का भी और उनकी सियासी जमात का भी। जहाँ तक उनकी सियासी जमात का ताल्लुक़ है, मेरा अपना ख़्याल ये है कि इस जमात ने पाकिस्तान को बनाया है और किसी न किसी तरह से ये जमात कायम रही है। ये क्रेडिट मियाँ साहब को ज़रूर जाता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग को मुत्तहिद किया है, मुतहर्रिक किया है और दोबारा से एक कौमी जमात बनाया है और आवाम में किसी हद तक मकबूल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो तहरीक है वो अक़दार की तहरीक नहीं है कि वो वज़ीर आला रहे, फिनेंस मिनिस्टर रहे, वो 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, तो इक़्तिदार में तो तकरीबन 40 साल से रहे हैं। वो कौन सी अक़दार हैं? जब वो इक़्तिदार में रहे तो उन्होंने तरवीज दिया उन अक़दार को। मेरा नहीं ख्याल है कि अक़दार कोई मौजूद है। देखिए, सबसे बड़ी कदर कानून की होती है, सबसे बड़ी कदर अदलिया की आज़ादी की होती है, सबसे बड़ी कदर ये होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो उस फैसले को तस्लीम करे। लेकिन जिस किस्म की बातें मियाँ साहब ने कल की है, उससे पहले कर रहे हैं, वो हमला कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का मतलब ये है कि जो दस्तूर के मुताबिक एक इदारा कायम है उसकी हैसियत को नहीं मानते। वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं किया, और वो देखिए इंसाफ हुआ है या नहीं इसका फैसला अवाम नहीं करते। अगर इसका फैसला अवाम करते होते तो रियासत की ज़रूरत ही नहीं थी। ये फैसला हमेशा हर मुल्क में और जब से के मौजूदा रियासतें कायम हुई हैं, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट सामने आ गया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आप समझते हैं नवाज शरीफ अक़दार की सियासत कर रहे हैं, कैसी अक़दार की सियासत है? 40 साल से जो शख्स इक़्तिदार में हो वो अक़दार की सियासत कैसे कर सकता है? देखिए जी, अब कई चीज़ें आपने फैलाई हैं, लेकिन आपने ये भी बताया कि जी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो नज़रिया हैं, तो वो तो खैर इसका कोई तल्लक नहीं आपके मौजू से कि आप अक़दार की बात कर रहे हैं या इक़्तिदार की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इमरान खान नज़रियाती हो सकते हैं, जरदारी साहब अपने आप को नज़रियाती कहते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने यही समझोगा कि चलो मैं भी यहाँ पे जो है ना अपने आप को रजिस्टर करवा लूँ। तो नज़रियाती तो इस वक्त कोई भी नहीं है, उसको तो एक तरफ रखें। अब रही जी के बात अक़दार, मुझे भुट्टो साहब का बड़े बरजस्ता फिक्रा याद आ रहा है, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का। वो लाहौर में कोई इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, मेन राइवल उनका उस वक्त शायद जमात इस्लामी बनती थी। तो उन्होंने कहा था कि जो सियासी जमातें हैं वो इक़्तिदार के लिए नहीं तो क्या खाले जमा करने के लिए बनाई जाती हैं या खाले उतारने के लिए बनाई जाती हैं। अब ये तो खैर उनका एक किसी खास पैराए में था। देखिए, इक़्तिदार तो हर सियासी जमात का मतम नज़र है। जब एक सियासी जमात बनते हैं और इलेक्शन कमीशन के साथ आप रजिस्टर होते हैं, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे तहरीक इंसाफ है, चाहे मुस्लिम यून है, तो खातर खा उनका मतम नज़र यह इक़्तिदार तक पहुँचना। अब एक बात है कि आया उस इक़्तिदार के साथ कोई कदर मुंसलिक हुई है या नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के अलावा शायद ही कोई सियासतदान हो कि जिसके साथ जिसने कोई इस वक्त कोई इक़्तिदार हासिल करने की कदर मुंसलिक की हो। देखिए, पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, ये डॉक्टर साहब को पहले तो मैं बहुत सलाम कहता हूँ, मेरे बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं, कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कानून और अदलिया, जितनी इस मुल्क के अंदर कानून अदलिया आज़ाद है, उसकी वजह क्या है कि आइन की हुक्मरानी है।
لیکن یہ آئین جب انڈرمائن ہوتا ہے تو اس میں نواز شریف کا کیا کردار آپ ڈھونڈتے ہیں؟ اور اگر کوئی معمولی سا کسی مقتدر طبقے کا جو سیاسی جماعت کا آئے بھی جاتا ہے تو کیا اس کے مقابلے میں جو اگر پیپلز پارٹی سے یا نواز شریف سے کسی طور کبھی آئین کی وائلیشن ہوئی تو کیا یہ وائلیشن اسی طریقے سے ہے جو کہ یہاں پہ یوسرپر یا ڈکٹیٹرز آتے رہے؟ پھر ایک اور بات ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو آپ اقدار بات کریں یہ کوئی میٹا ویلیوز نہیں ہے، یہ فارمیٹیو ویلیوز ہیں۔ فارمیٹیو ویلیوز مطلب ہے کہ ایک جو معاشرے کے جو نارمز ہوتے ہیں، معاشرے کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے یہ نہیں۔ میں تو خدا گواہ ہے رابعہ، میں لرزہ براندام ہوتا ہوں کہ اگر نواز شریف اگر یہ رجسٹر نہ دیتے جو انہوں نے 93 میں بھی کسی طور دی لیکن حتمی طور پہ انہوں نے آ کے اب جو دی ہے تو اس ملک کے اندر ڈاکٹر صاحب اس بات کو، ڈاکٹر صاحب بہت بڑی سکولر ہیں اور بہت ہیوج دماغ ہے اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں کسی نے اس رویے کو رجسٹ نہ کیا کہ آپ کو 2016-17 میں تو پیناما لیکس آ گئی، نواز شریف اور کرپشن کے چارجز لگ گئے اور اس کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، لیکن یہ آج تک لوگوں کی سمجھ نہیں آتی اور لوگ پاکستان کے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے کیوں ہوئے۔ اگر یہ 2014 کے دھرنے آپ سیاسی حکومت کو انڈرمائن کرتے ہیں اور اسی طرح جو بھی سیاسی حکومت ہے، عمران خان کی آ جائے کوئی آ جائے، وہ انڈرمائن ہوتی ہے اور کوئی رجسٹر نہ دے، ان کا ایجنٹ بن جائے، مورا بن جائے لوگوں کا جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نواز شریف اقتدار کی سیاست کریں، اس پر بحث ہماری جاری ہے۔ نواز شریف کی سیاست اقتدار کی سیاست ہے یا پھر اقتدار کی سیاست ہے؟ بحث کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول بخش صاحب، اقتدار میں تو میاں صاحب رہ چکے ہیں، ابھی جو ان کا سلوگن ہے وہ تو بہتری کا سلوگن ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، ریفارمز کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے پھر اقتدار کی سیاست کے حوالے سے ہم اس کو کہہ سکیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اقتدار تو ظاہر ہے کہ ایک قانونی اور آئینی طریقے سے حاصل کرنا یہ تمام سیاسی جماعتوں کا اور تمام سیاست دانوں کا یہ حق بنتا ہے، اس میں ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ بات دراصل یہ ہے اور یہ بھی کہ انصاف ملنا چاہیے یا نظریات رکھنے چاہیے۔ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، میاں صاحب کا حق ہے اور اچھی بات ہے کہ ایک اتنا بڑے اعلیٰ پائے کا ہمارا لیڈر ملک کے اندر اقدار کی بات کر رہا ہے تو ہمیں اس کو سراہنا چاہیے، لیکن پہلے تو ایک چیز ڈیفائن کرنی چاہیے کہ کون سی اقدار ہے، کون سی ویلیوز ہیں، کون سے نظریات ہیں جو عوام کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں نظریاتی ہوں، کوئی سیاستدان کہہ دے، عمران خان صاحب کہہ دیں، زرداری صاحب کہہ دیں یا میاں صاحب کہہ دیں، وہ کافی نہیں ہے میرے اپنے خیال میں کہ آج کل دنیا میں امریکہ سے لے کے افریقہ تک اور افریقہ ممالک سے لے کے ہندوستان یا پاکستان تک کوئی نظریاتی سیاست نہیں۔ سیاست اس وقت پریگمیٹک ہوتی ہے، اس میں عملیت پسندی ہوتی ہے کہ ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ عوام کے لیے یا ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے نظریے کی ضرورت نہیں ہے کہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہمارا آئین کیا، قانون کیا کہتا ہے۔ انصاف ملنا چاہیے عوام کو، لیکن انصاف صرف قانون کے مطابق نہیں ہوتا، انصاف ہوتا ہے، معاشی انصاف ہوتا ہے، سماجی انصاف ہوتا ہے، معاشرتی انصاف ہوتا ہے، لیکن آج اور گورننس کے حوالے سے حکومت کے رویوں سے انصاف ملتا ہے، وہ ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر میاں صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میاں صاحب کے خلاف کوئی ادارہ ملک کے اندر سازش کر رہا ہے تو ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن ثبوت سامنے آنے چاہیے۔ اگر ہم ابہام میں، مفروضوں میں اور نظریہ سازش کے مطابق اگر ہم کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ اسے ہمارے اداروں کی جو ساکھ ہے، ان پر جو عوام کا اعتماد ہے یا دنیا کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں، ہمارے اداروں کے اوپر لگی ہوئی ہے، جس میں فوج اور اس وقت جو سپریم کورٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہی بات میں نے ڈاکٹر صاحب سے عرض کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بہت بڑی ترین جدوجہد ہے جب نواز شریف کے خلاف ایک۔ بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کا بھی، رسول بخش رئیس صاحب آپ کا بھی۔ اقتدار اور اقدار پر ہم نے بحث کی کہ اقتدار کی سیاست ہے، اقدار کی سیاست ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب جو کہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی سیاست ہے، وہ ساتھ میں یہ بھی موقف پیش کر رہے ہیں کہ
कि इसमें कोई बुराई नहीं है, पूरी दुनिया में इक्तिदार की ही सियासत की जाती है, लेकिन साथ में ये भी दिखाना पड़ेगा कि फिर अक़दार हैं क्या, वैल्यूज हैं क्या। अगर ये कहा जाता है कि वो नजरियाती हो गए और अक़दार की सियासत कर रहे हैं, और हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब समझते हैं कि अक़दार की सियासत है, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि अगर इक्तिदार की बात की जा रही है उनकी जानिब से तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। प्रोग्राम लेकिन देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।